नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन उत्तराखंड में हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, 4 दिसंबर को देहरादून आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देहरादून में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की तरफ से अब जनसभा की पूरी जानकारी यहां पर दे दी गई है। पीएम की रैली को लेकर बीजेपी ने एक अहम बैठक भी बुलाई है। तो प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का दौरा, जिसकी अब पुष्टि कर दी गई है। बैठक में प्रधानमंत्री की रैली का स्थान तय होगा। बीजेपी की तरफ से एक बैठक यहां पर बुलाई गई है प्रधानमंत्री की रैली को लेकर, जिसमें स्थान तय किया जाएगा। 4 दिसंबर को देहरादून आएंगे प्रधानमंत्री। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, पहले जो है सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी, लेकिन अब यहां पर प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से स्पष्ट औपचारिक जानकारी यहां पर अब दे दी गई है कि प्रधानमंत्री जो हैं 4 दिसंबर को देहरादून के दौरे पर रहने वाले हैं। तो इसको लेकर पूरी यहाँ पर विस्तार से जानकारी भी जानना चाहेंगे, और कौन सी जगह पर रैली होने की संभावना यहाँ पर फिलहाल जताई जा सकती है। जी बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि 3 दिसंबर को प्रधानमंत्री आ सकते हैं, लेकिन अब जो 4 दिसंबर का दिन जो है वो तय हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तारीख को जो है हरी झंडी दे दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये जनसभा होनी है, पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुमाऊं मंडल में होगी या गढ़वाल मंडल में होगी, तो अब इसे जो इसका स्थान है वो देहरादून में चयनित कर लिया गया है। इसकी जो जानकारी है, इस खबर की पुष्टि जो है प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के द्वारा की गई है, क्योंकि इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के द्वारा एक कल बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है उसका स्थान तय होना था। जिसमें जो है देहरादून के 3 स्थान इस वक्त जो है चयन किए गए हैं, जिसमें धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में बन्नू स्कूल है, हाथीबड़ क्लब में सर्वे ऑडिटोरियम है, और एक तीसरा विकल्प के रूप में जो रायपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसका मैदान यहाँ पर भाजपा के द्वारा जो है तय किया गया है। कैलाश जी, क्या यहाँ पर प्रस्तावित जो कार्यक्रम रहने वाले हैं उनकी भी जानकारी कोई निकलकर सामने आई है कि क्या कुछ उनके प्रस्तावित कार्यक्रम रहेंगे जब वो उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे 4 दिसंबर को? देखिए प्रीति, अगर बात करें प्रस्तावित कार्यक्रमों की, तो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का मात्र एक ही है। प्रधानमंत्री दिल्ली से जब चलेंगे देहरादून उतरेंगे, देहरादून उतरने के बाद उनका स्वागत होगा। स्वागत के बाद सीधे जनसभा स्थल पर मोदी जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वापस दिल्ली निकल जाएंगे। तो यहाँ पर चुनाव के लिहाज से भी देखा जाए तो ये जनसभा में उनका संबोधन काफी महत्वपूर्ण होगा, और साथ ही साथ क्या कोई बड़ी सौगात उत्तराखंड को इस दौरान मिल सकती है? इस तरीके की संभावनाएं भी यहाँ पर जताई जा सकती है। देखिए, अगर बात करें चुनावी लिहाज से, तो लाजमी है कि 2022 का चुनाव मध्य है, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी जो है अच्छी स्थिति में नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां यहाँ पर होनी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी, इससे भारतीय जनता पार्टी को काफी बल मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि जो राज्य स्तर के जो नेता हैं, उन नेताओं के जो है सब जितने भी नेता हैं उनके सबके जो है भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराकर जो है सबके रिजल्ट अपने पास ले चुके हैं। अब सबसे बड़ा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से 2022 का चुनाव तय करेगी, क्योंकि सामने कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी भी सामने है। तो उस लक्ष्य को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें, तो प्रधानमंत्री मोदी पहले फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। उसके बाद हो सकता है कि अमित शाह या जेपी नड्डा इनका दौरा लगातार चलेगा। तो ये चुनावी लिहाज से बड़ा अहम इस रैली को माना जा रहा है, ताकि मोदी यहाँ पर आके कुछ गुरु मंत्र ऐसे फूकेंगे जो जनता के बीच में, जिससे जो है 2022 का चुनाव फतह करने में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिलने के आसार है। जी शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री 4 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं और यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जिस तरीके से जानकारी मिली कि स्थिति बीजेपी की ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहां पर पार्टी को मजबूती देने का काम प्रधानमंत्री अपने इस कार्यक्रम के जरिए करने वाले हैं। और अब पूरा फोकस उत्तराखंड पर भी यहाँ पर बीजेपी अपना बनाए हुए है, और चुनावों के लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से एक और बड़ी अहम जानकारी आपको दे देते हैं। कांग्रेस आज संविधान बचाओ दिवस मना रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, कांग्रेस की तरफ से संविधान बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। आज संविधान दिवस है और इस मौके पर कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश भर के अंदर जगह जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, अध्यक्ष गणेश गोदियाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस की तरफ से संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें तमाम कांग्रेस के बड़े नेता शिरकत करेंगे। कांग्रेस आज देहरादून में संविधान बचाओ दिवस मना रही है। उस पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर जरूर कर लेते हैं संवाददाता कैलाश जोशी का। कैलाश जी, कांग्रेस की तरफ से आज संविधान दिवस के मौके पर संविधान बचाओ कार्यक्रम किया जा रहा है, पूरी जानकारी इसकी विस्तार से चाहेंगे। कैलाश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल प्रीति, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस आज जो है संविधान दिवस यहाँ पर मना रही है। पूरे प्रदेश में प्रदेश के जितने भी कार्यालय हैं, चाहे जिला कार्यालयों की बात करें, चाहे ब्लॉक स्तर के कार्यालयों की बात करें, चाहे प्रदेश लेवल के कार्यालय की बात करें, तो वहाँ पर जो है आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है संविधान दिवस मना रहे हैं। कांग्रेस की जो संविधान बचाओ दिवस के रूप में इसको मना रही है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद हैं, मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिस यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता जो कहे जाते हैं, वो कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त। बाकी जो जिले स्तर की बात करें, अगर जिले स्तर की और ब्लॉक स्तर की बात करें, तो ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में भी जो है संविधान दिवस जो है कांग्रेस की ओर से मनाया जा रहा है। और तमाम जो जिले के कार्यालय हैं, चाहे ब्लॉक स्तर के कार्यालय हैं, उन पर जो है कांग्रेस संविधान दिवस के रूप में आज इस कार्यक्रम को मना रही है। जी शुक्रिया कैलाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से संविधान बचाओ दिवस आज मनाया जा रहा है। जगह जगहों पर कांग्रेस कार्यालयों में कार्यक्रम जो है वो आयोजित हो रहे हैं और इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शिरकत कर रहे हैं। और कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मथुरा दत्त जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, कांग्रेस की तरफ से आज संविधान दिवस है और इस मौके पर संविधान बचाओ कार्यक्रम कांग्रेस जगह जगह आयोजित कर रही है। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए उत्तराखंड में, तो आज इस कार्यक्रम के तहत क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं और क्या उद्देश्य है इन कार्यक्रमों का आपकी पार्टी की? देखिए, हम हर वर्ष संविधान दिवस के अवसर पर तमाम कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। इसी सिलसिले में हमारे आज भी पूरे प्रदेश में जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से और प्रदेश कार्यालय में अभी भी एक कार्यक्रम चल रहा है। नाटक मंचन हो रहा है, संविधान की विशेषताएं बताई जा रही हैं, गांधी जी के विचार और अम्बेडकर का योगदान वो भी बताया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका, सरदार पटेल की भूमिका, मौलाना आजाद की भूमिका संविधान में क्या है और संविधान हमको क्या अधिकार देता है और किस तरीके से हम इन अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं, इस सब विषयों पर चर्चा हो रही है। पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है और इस पूरे प्रदेश में हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर लेकिन जो नाम आपने रखा है संविधान बचाओ दिवस, क्या पार्टी को ये लगता है कि संविधान को बचाने की जरूरत है? जो लोग सत्ता में हैं जी, और जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, संविधान निश्चित रूप से खतरे में है। कुछ लोग कभी संविधान की समीक्षा करने की बात करते हैं, कभी संविधान पर विचार करने की बात करते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो उन सब बातों में चर्चाएं हो रही है। जो हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, आज संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। आप देख लीजिए किस तरीके से कौन सा आंदोलन चल रहा है, क्या हो रहा है, उसमें कौन क्या काम कर रहा है, कितना कर रहा है, इन सब चीजों पर, क्योंकि आज संविधान भी खतरे में है, इसलिए भी ये सब कार्रवाई हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, शुक्रिया मथुरा दत्त जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो संविधान खतरे में है, इसलिए कांग्रेस की तरफ से आज संविधान दिवस के मौके पर संविधान बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। जगह जगह पर कांग्रेस कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। संविधान के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जा रही है, नाटक मंचन हो रहा है और कांग्रेस को ऐसा महसूस होता है कि संविधान को बचाने की जरूरत है, क्योंकि सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और इसलिए आज कांग्रेस मुख्य तौर पर संविधान दिवस के दिन संविधान बचाओ दिवस मना रही है।
और चलिए इस बीच एक अहम जानकारी आपको दे देते हैं। इस वक्त आ रही बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। देहरादून से रोडवेज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। 11% तक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता किया गया है। लंबे समय से इसको बढ़ाने की मांग की जा रही थी और अब इसको बढ़ा दिया गया है। ये बड़ा फैसला कर्मचारियों के हित में लिया गया है। तो रोडवेज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। 11% बढ़ाया गया है कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। चलो यहाँ पर सही से सही। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम, बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। जनहित मुद्दे के जरिए लोगों की समस्या प्रमुखता से उठा रहा है। अब बेधड़क उठेगा हर मुद्दा, उठाई जाएगी आपकी आवाज। कागजों में तो कह दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शासन गौर करता है तब वो बड़ी घटना हो जाती है। न खेती है न पाती है साहेब। सरकार की कोई नहीं सुन रहा जी, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। गिर जाए तो लड़का बच्चा मर जाएगा। मेरे हस्बैंड मार पिटाई करते थे, इसलिए मैं बहुत परेशान थी। जनता से जुड़ी खबर फास्ट की मुहिम देखिए जनहित, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आते सीधा रोहतक पीजीआई रेफर लिख देते हैं, तो फिर इस CHC का फायदा क्या? पॉजिटिव होने के बाद में डॉक्टर ने कोई एक्शन लिया, कोई दवाई नहीं दी, बोला कि PCM ले लो ठीक हो जाएंगे। लाखों रुपए की मशीन कंडम होने लग रही, बार बार चिट्ठी लग रही, समस्या समाधान नहीं हो रहा। जो आप ये समस्या सुन रहे हो, ये सरकार तक पहुंचाओगे, इसका समाधान कराओगे। एक्सरे की मशीन है, टेक्नीशियन नहीं है। लैब है, लैब टेक्नीशियन नहीं है। सिर्फ 2 डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे की ड्यूटीज तो नहीं कर सकते। अगर सुविधाएं नहीं है तो हम कहाँ से करेंगे टेस्ट? तो हम 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, कैसे करेंगे ड्यूटी? जो कमियां आपने जो उजागर की हैं, इसके बारे में हायर अथॉरिटी से डिस्कस करके वो दूर करेंगे। देखिए जनहित आज शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सबसे बड़ी हॉट सीट खानपुर पर राजनीतिक पार्टियां टिकट के दावेदारों की तलाश में है और वहीं कांग्रेस के लिए इस सीट पर प्रत्याशी का चुनाव करना इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वजह है खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे और बेटी दोनों सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और इन दोनों की लड़ाई में किसी तीसरे को टिकट मिलने के भी यहां पर कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। साफ है कि टिकट वितरण में उनकी भूमिका भी अहम होगी, लेकिन खानपुर विधानसभा सीट पर टिकट किसे देना है ये तय करना खुद हरीश रावत के लिए आसान नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हरीश रावत के लिए आसान नहीं रहने वाला है कि आखिर वो इस सीट से किसको टिकट दे, क्योंकि दोनों ही उनके घर के सदस्य, उनके बेटा और बेटी यहाँ से अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर आखिर यहाँ पर कैसे इस असमंजस की स्थिति से हरीश रावत निकलेंगे। चलिए आगे बढ़ते। देहरादून में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने की और चुनाव प्रबंधन समिति समेत घोषणा पत्र को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव पर चर्चा की और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव घोषणा पत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक में घोषणा पत्र के विषय में कहा कि उत्तराखंड की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जाएगा और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी उत्तराखंड दौरे की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और बाजपुर में कांग्रेस की ओर से मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत कांग्रेस ने प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस संयोजक इंदु मान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया और साथ ही बूथ स्तर पर किए जाने वाले कार्यों को लेकर कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया। तो वहीं इस दौरान इंदु मान ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करेंगे, प्रदेश सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए। मेरा बूथ मेरा गौरव ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। पूरी 70 विधानसभाओं में हमारा उद्देश्य है कि 24,000 कम से कम, क्योंकि यहाँ 11,000 से ऊपर बूथ हैं, तो 25,000 बूथ कार्यकर्ताओं को हम मजबूत करें ताकि आने वाले समय में 2022 में वह बूथ पर कांग्रेस को जिताकर कांग्रेस की सत्ता को सरकार में ला पाएँ। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम दूसरे चरण का चल रहा है। प्रथम चरण में लगभग 25 विधानसभाओं में प्रशिक्षण किया गया था। इसमें कांग्रेस की विचारधारा बताई जाती है। कांग्रेस द्वारा जो है मेरा बूथ मेरा गौरव का प्रशिक्षण शिविर दिया गया है बूथ स्तर पर और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव की जो है बूथ स्तर पे प्रशिक्षण जो दिया गया है उसमें जीत का मंत्र दिया गया है सारे कार्यकर्ताओं को। देहरादून में सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों को संबोधित करते हुए सतपाल महाराज ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर बैठक हुई। इसके बाद 2 दर्जन सिंचाई की नहरों का नियंत्रण उत्तराखंड को मिल गया है और उधम सिंह नगर की 20 और हरिद्वार की 4 नहरें समेत कुल 24 नहरों का अधिकार उत्तराखंड को हस्तांतरित किए जाने के आदेश जारी हो गए हैं। में उत्तराखंड को 50% अंश दिया जाएगा। हरिद्वार स्थित अलकनंदा पर्यटक आवास का हस्तांतरण उत्तर प्रदेश द्वारा माह दिसंबर 2021 तक उत्तराखंड को कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा उत्तराखंड वन विकास निगम को 77 करोड़ 81 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। शेष लगभग 13 करोड़ की कर देयता को उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा एक संयुक्त स्क्रो अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। तय हुआ है कि क्षतिग्रस्त बनवासा बैराज का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाएगा। शेष अन्य प्रकरणों पर दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव आपसी सहमति से निस्तारण करेंगे और इस दिशा में जो है जितने भी हमारे न्यायालय में कोर्ट लंबित हैं वो सब वापस ले लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2015 में ये हुआ था कि 25% जो है उत्तराखंड को जो है अनुपयुक्त जो है भूमि दी जाएगी। अब उसमें जो है एक कमेटी बैठी है, 15 दिन के अंदर निर्णय करेगी और जितनी आवश्यक जो संपत्तियां हैं, जैसे किसी उनके
अधिकारी को रहने के लिए या कोई भी संपत्ति है वो उत्तर प्रदेश के पास रहेगी, बाकी जो और संपत्ति है वो उत्तराखंड को दे दी जाएगी। जहां एक तरफ सरकार विकास और डिजिटल होने की बात कर रही है, तो वहीं विकास खंड मुनस्यारी के सुदूरवर्ती के 5 गांव अभी भी संचार सेवा से वंचित हैं। मुनस्यारी के विभिन्न गांवों के ग्रामीण और जनप्रतिनिधि सड़क संचार की मांग पर 77 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि गांव में ना तो संचार सुविधा है और ना ही आवाजाही के लिए सड़क। लोगों ने कहा कि हमारे लिए विकास की बात हवाई है। हम आज़ादी के 75 साल बाद भी देश में गुलामों की तरह जीवन जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनके गांव को संचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं की जाती हैं तो 2022 के विधानसभा चुनावों का विरोध करेंगे और मतदान नहीं करेंगे। पूरे क्षेत्र में 5G की सुविधा है। हमारे यहाँ एक अदद मोबाइल की घंटी सुनने के लिए लोग तरसते हैं। हम लोग अपनी सुविधाओं के लिए जो है कम से कम 10 किलोमीटर आकर के कहीं भी 108 में या किसी भी आवश्यक सूचनाओं के लिए 10 किलोमीटर आकर के अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। वहाँ पर कई महिलाएं हैं, कई वो लोग हैं जो भी बीमार हो जाते हैं तो हम लोगों को बहुत दूर तक आना पड़ता है। कई ज्ञापन दिए। पिछली बार 2019 में जो है 7 दिन तक पूरे क्षेत्र के लोगों ने भूख हड़ताल की थी। BSNL वालों ने लिख के दिया था कि 3 महीने तक हम वहाँ पर टावर लगाएंगे। आज तक भी कोई भी मतलब वहाँ पर टावर के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। बार बार हम लोग चिल्लाते रहते हैं। तो आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि पूरे क्षेत्र की जनता ने कि अगर हमें टावर नहीं दिया जाए तो हम 2022 के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये हम लोगों की समस्याएं हैं। हमारी रीसेंट बातचीत हुई है उसमें 28 गांवों में नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए एक कंपनी को जो भी हमारी तरफ से मदद दी जानी है, असिस्टेंस दी जानी है और जल्दी मुझे लगता है कि वहाँ पे कनेक्शन इंस्टॉल हो जाएंगे और वहाँ पे हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलेगी। लेकिन कुछ एरिया जो शेडो एरिया में आ रहे हैं जहाँ पर अभी भी नेटवर्क के इश्यूज़ हैं उनको लेकर एक रिक्वेस्ट लेटर मेरी तरफ से टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी वहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।